वेलकम स्टूडेंट्स। टॉपिक की शुरुआत है, नाम है टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है, ऑप्टिक्स है। 10th क्लास पास आउट हो आप, कोई भी बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो या कोई अदर बोर्ड से हो, 10th क्लास में सभी ने ऑप्टिक्स के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत ली होती है। भाई फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं उसे ऑप्टिक्स कहा जाता है, ठीक है ना। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, लाइट की स्टडी करते हैं, उसे ऑप्टिक्स कहा जाता है। 10th क्लास में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ी जानकारी आपको थी। 10th क्लास में आपने प्रिज्म वाला कंसेप्ट भी देखा था कि लाइट जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो डिस्पर्स हो जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हैं आप 10th क्लास में, आपने ये भी सीखा था। आपने रेनबो कंसेप्ट सीखा था जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कंसेप्ट यूज हुआ था। और साथ साथ आपने हम लोगों ने थोड़ा लेंसेज के बारे में भी सीखा था कि लेंस क्या होते हैं, किस तरह के लेंस होते हैं। तो आगे चल के हम ये सब चीजें आगे आज पढ़ने वाले हैं। पढ़ना ऐसा है कि पुराने समय में ऐसा माना जाता था, जैसे देखिए सन से अर्थ तक हमें जो मिला वो क्या मिला, हमें वार्मनेस मिली और लाइट मिली। भाई ठंड के दिनों में आप खड़े हो जाओ, है ना, जमीन पे खड़े हो जाइए, अर्थ पे खड़े हो जाइए, ठंड के दिनों में आपको गर्मी भी मिलती है। आंखें बंद कर लें तो कुछ दिखता नहीं है, आंखें खोल लें तो कुछ दिखता है। तो जिस कारण दिखता है वो लाइट है। जिस एनर्जी के कारण हमें दिख रहा है वो लाइट है। जिस एनर्जी के कारण हम देख पा रहे हैं वो लाइट है। अब आप सोच रहे होंगे सर एनर्जी तो है, आंखें नहीं तो क्या करेंगे सर, और फिर दिखेगा थोड़ी। तो एनर्जी होना भी जरूरी है, आंखों का होना भी जरूरी है, ठीक है। तीसरी एक और बात जरूरी है, दीवार के पीछे देख पाते हैं क्या आप? हमारे रूम में लाइट है, पड़ोसी के रूम में भी लाइट है, दीवार के पीछे देख सकते हैं क्या आप? क्या आपका विजन इतना तगड़ा है क्या? बिल्कुल नहीं। मतलब यह हुआ कि लाइट होना, आंखों का होना, यह सिर्फ सफिशिएंट नहीं होता। अरे भाई जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो ना, जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो उस ऑब्जेक्ट का आपकी लाइन ऑफ साइट के रीजन में होना भी जरूरी होता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए आप अभी मुझे देख रहे हैं, तो सोचिए कैमरा या स्क्रीन पे जहां पे भी आप मुझे देख रहे हैं, तो स्क्रीन पे देखते समय आप एक बात ऑब्जर्व कीजिए, स्क्रीन के सामने आप एक कर्टन लगा दीजिए, या जहां पे आप देख रहे हैं मोबाइल के सामने कर्टन लगा दीजिए, तो मोबाइल से आने वाली लाइट आप तक पहुंचेगी क्या? मोबाइल से आने वाली लाइट आप तक पहुंचेगी क्या? नहीं पहुंचेगी, मतलब आप देख नहीं पाएंगे। तो आंखों का होना, लाइट का होना और लाइट का टकराकर आपकी आंखों तक पहुंचना, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। शुरुआत से ही बहुत बड़ी मिस्ट्री रही है कि लाइट का नेचर क्या है, लाइट किस तरह की होती है, लाइट क्या क्या शो करती है। तो देखो इस बात को समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा लाइट कितने तरह के फिनोमेना शो करती है। तो लाइट बेटा जो फिनोमेना शो करती है, जिसमें मैंने आपको बेसिक फिनोमेना बोला, लाइट शो करती है रिफ्लेक्शन, लाइट शो करती है रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन भी शो करती है लाइट शो करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके साथ साथ लाइट जो कुछ फिनोमेना शो करती है, ये मैं फिनोमेना के नाम आपके सामने ले रहा हूं। और इन फिनोमेना जैसे कि इंटरफेरेंस फिनोमेना हो चुका है, डिफ्रैक्शन फिनोमेना, पोलराइजेशन फिनोमेना, डॉपलर इफेक्ट फिनोमेना, ठीक है ना। उसके साथ में कुछ फिनोमेना लाइट और शो करती है जिसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट फिनोमेना, स्पेक्ट्रल लाइन इमिशन फिनोमेना और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना। तो देखिए ये सब जो फिनोमेना थे, है ना, हर फिनोमेना हर तरह से समझाया नहीं जा सका। मतलब क्या हुआ, नेचर, लाइट का नेचर समझाने के लिए कुछ लोगों ने कहा लाइट कॉर्पसेल्स के फॉर्म में होता है। कॉर्पसेल्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल, मैसिव पार्टिकल के फॉर्म में होता है, मासलेस पार्टिकल के फॉर्म में। कुछ लोगों ने बोला लाइट वेव होता है, और कुछ लोगों ने बोला कि लाइट एनर्जी पैकेट्स होता है। भाई सबसे पहले न्यूटन ने बताया था, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अंदर, कि लाइट कॉर्पसेल्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। और न्यूटन ने अपनी थ्योरी के बेसिस पर कुछ बातें समझाई, और कुछ बातें जो न्यूटन ने समझाई वो जो थी वो रिफ्लेक्शन था, वो रिफ्रैक्शन था। न्यूटन के अलावा एक साइंटिस्ट और रहे थे जिन्होंने कहा था कि लाइट वेव की तरह बिहेव करता है, लाइट वेव की तरह बिहेव करता है। वेव मानते हुए लाइट को उन्होंने रिफ्लेक्शन समझाया, रिफ्रैक्शन समझाया, उन्होंने इंटरफेरेंस समझाया, उन्होंने डिफ्रैक्शन भी समझाया। लेकिन वो नाकाम रहे थे इस बारे में बात करने के लिए कि पोलराइजेशन किस तरह से बताया जाता है। वो उनके ड्रॉबैक्स थे। पोलराइजेशन समझाने वाले व्यक्तियों में हम क्लार्क मैक्सवेल का नाम हम जानते हैं। मैक्सवेल ने कहा था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। मैक्सवेल ने क्या कहा था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पोलराइजेशन शो करती है, ऐसा मैक्सवेल बता चुके हैं। और प्लांक ने कुछ ऐसा सजेस्ट किया कि भाई ये जो इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, साथ साथ में इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, इन तीनों इफेक्ट को समझाने में ना तो न्यूटन कामयाब रहे ना हाइगन कामयाब रहे। न्यूटन और हाइगन कामयाब नहीं रहे, दोनों फेल हो गए। या उनकी थ्योरी फेल हो गई, बराबर है। तो प्लांक ने एक थ्योरी सजेस्ट की थी कि लाइट
is made by small energy packets. Those small energy packets are called photons. उन एनर्जी पैकेट्स को फोटोन कहते हैं और फोटोन थ्योरी के बेसिस पे लाइट को समझाया गया और लाइट को समझा गया। इस तरह से अलग अलग थ्योरीज के बेसिस पे लाइट के सभी बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं थे, लेकिन सभी बिहेवियर कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल थे। किस सिचुएशन में कौन सा बिहेवियर डोमिनेट करेगा या सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो लाइट को बेसिकली तीन कैटेगरी में हम डील कर रहे होते हैं। रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं ऐसा सेक्शन जिसमें लाइट को हम रे मान के अज्यूम करके हम सॉल्व कर रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं, इसे रे ऑप्टिक्स कहते हैं। रे ऑप्टिक्स को समझकर हम कौन कौन से फिनोमेना समझेंगे, तो हम रिफ्लेक्शन समझेंगे, हम रिफ्रैक्शन समझेंगे, डबल रिफ्रैक्शन समझेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझेंगे, डिस्पर्जन भी समझेंगे। सेकंड ब्रांच जो है वो है वेव ऑप्टिक्स, जिसे फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। जैसे इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन फिनोमेना हो गया, डॉपलर इफेक्ट हो गया, ऐसा फिनोमेना इन फिनोमेना को समझाने के लिए हम वेव ऑप्टिक्स की मदद लेंगे, वेव ऑप्टिक्स का सहारा लेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसा कि लाइट को बताने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है लाइट, ऐसा बताने वाले मैक्सवेल पर्सन थे, जो आपको 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। पार्टिकल नेचर जो लाइट का है उसे समझने के लिए हम किसके बारे में बात करेंगे, पार्टिकल नेचर को समझने के लिए हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल नेचर, या कह लीजिए इन सारे इफेक्ट को समझने के लिए लाइट को हम क्वांटम थ्योरी, प्लांक क्वांटम थ्योरी की मदद से समझेंगे, जो कि आपको 12th क्लास में पढ़ने को मिलने वाली है। तो हमारा 11th क्लास में जो कंसर्न है बेसिकली वो मेन कंसर्न कौन सा है, रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हमारा मेन कंसर्न है। ठीक है, तो इसी पर हम फोकस करेंगे। यहां पर हम लाइट को क्या मानेंगे, लाइट को हम अज्यूम करेंगे कि लाइट एक तरह का कौन सा वे होता है, लाइट एक तरह से रे के फॉर्म में अज्यूम करेंगे। तो चलें थोड़ा सा बोर्ड पे समझे, छोटे छोटे पॉइंट्स को हम समझाऊंगा मैं आपको और डिस्कस। देखिए स्टूडेंट, हम यहां बात कर रहे हैं लाइट के बारे में। लाइट मैंने डिस्कस किया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन वो एनर्जी जिसके कारण हम देख सकते हैं। मैंने आपसे ये भी कहा था कि इस चैप्टर में आप और हम पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में, लेकिन रे ऑप्टिक्स से पहले मैं थोड़ी बेसिक जानकारी आपको देना चाहूंगा जो लाइट के बारे में आपको होना बहुत जरूरी होती है, जिस पर महाराष्ट्र सीटी के एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन फ्रेम किए जा चुके हैं, फ्रेम किए जाते हैं और फ्रेम किए जाते रहेंगे। वो ये है कि लाइट को समझाते वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स माना गया है। कि लाइट कौन सी वेव होती है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसका पार्ट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनके सीक्वेंशियल अरेंजमेंट को, सीक्वेंशियल अरेंजमेंट मतलब या तो बढ़ते हुए या कम होते हुए ऑर्डर के अंदर अगर अरेंज कर लिया जाए, बढ़ते हुए या कम होते हुए ऑर्डर के अंदर अगर अरेंज कर लिया जाए, बराबर है क्या, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। सो लाइट बेसिकली गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, VIBG, YOR, विबग्योर, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, और हम साथ साथ बात करेंगे रेडियो वेव। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब में से जो ये पोर्शन आपको नजर आता है इसे लाइट कहा जाता है, इसे विजिबल रीजन कहा जाता है। ये सारे के सारे जो रेज होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। विजिबल रीजन में ये तीन वेवलेंथ याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉयलेट के लिए 4000 यूज करेंगे, येलो के लिए आप यूज करेंगे 5500 एंगस्ट्रॉम, और रेड के लिए आप यूज करेंगे बच्चों याद रखिएगा 7800 एंगस्ट्रॉम। ये तीनों वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव कलर कौन होता है आंखों के लिए, तो येलो कलर सेंसिटिव होता है। द मोस्ट सेंसिटिव कलर विल बी येलो कलर। ऐसा पूछा गया एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कि सबसे कम स्कैटर्ड कौन होता है, तो सबसे कम स्कैटर्ड रेड कलर होता है। तो दूर से अगर देखना हो, दूर से देखना हो तो रेड कलर को यूज किया जाता है, इसलिए मैक्सिमम केसेस में सिग्नल्स जो होते हैं रेड कलर के बनाए जाते हैं, उसका ये कारण होता है। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात की, ये न्यूट्रल्स होती है। न्यूट्रल होती है इसका मतलब इन पर नेट चार्ज जीरो होता है, तो लाइट पर नेट चार्ज जीरो होता है। इसलिए हम अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर लाइट को रखा जाए तो चार्ज ही जीरो है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स को हम जानते हैं QVB फोर्स होता है, जब चार्ज जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। मतलब अगर लाइट को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया जाए, लाइट को मैग्नेटिक फील्ड से पास किया जाए, तो लाइट अनडिविएटेड पास होती है, उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। जिस रास्ते पे लाइट आ रही होती है उसी रास्ते से लाइट जा रही होती है, ये याद रखिएगा। साथ साथ स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन एज 1/√μ0 ε0। जब लाइट वैक्यूम से ट्रेवल करती है तो इसे स्पीड ऑफ लाइट को बताया जाता है √1/μ0 ε0। जहां μ0 क्या होता है, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम होता है, और ε0 क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। लेकिन जब लाइट कहां से ट्रेवल करती है, किसी मीडियम से, तो उसकी स्पीड बताई जाती है 1/μ ε। तो म्यू का मीनिंग क्या होता है, म्यू का मीनिंग होता है परमिबिलिटी ऑफ व्हाट, फ्री स्पेस नहीं, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम।
और एप्सिलॉन का मीनिंग भी क्या होता है, तो एप्सिलॉन का मीनिंग भी परमेबिलिटी ऑफ मीडियम होता है। लाइट की ये बेसिक प्रॉपर्टी समझने के साथ साथ आगे और हम बहुत सारी बातें लाइट के बारे में करते हैं, लेकिन यहां करना उतना ठीक नहीं है। फिर भी ये समझ लीजिएगा कि जब लाइट को एज ए वेव समझाया गया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव समझाया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसमें ये बात थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर लाइट जा रही है राइट साइड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये लाइट जा रही है लेकिन राइट साइड। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इसे क्या कहा जाएगा बच्चों, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में बात नोटिस करना, ये अलोंग एक्स जा रहे हैं। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हम वाई डायरेक्शन में बात कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड की बात हम कर रहे हैं जेड डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाएगा बी नॉट, ये किस में लिखा गया है, वाई डायरेक्शन में लिखा गया है जेड डायरेक्शन में, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, हम बात भी करेंगे, वेव चैप्टर में हम ये डिस्कस कर भी चुके हैं। वेव में हमने सीखा था कि यहां पर ओमेगा बी नॉट या ई नॉट क्या कहलाता है और बी नॉट क्या कहलाता है। तो ई नॉट और बी नॉट का मतलब समझ लीजिएगा, ये लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन जो है, इसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया है। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या हुआ, ये हुआ एम्पलीट्यूड। अच्छा, अगर बीच में माइनस साइन है तो वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में जाएगी, और अगर यहां प्लस चलोगे तो वेव माइनस एक्स डायरेक्शन में मानी जाती है। ओमेगा क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे लिखा जाता है 2π/t, जिसे लिखा जाता है 2π/n। कई जगह पर हमें ऐसा लिखते हैं। k को क्या लिखते हैं, वेव नंबर लिखते हैं, जिसे 2π/λ लिखा जाता है। k को लिखा जाता है 2π/λ। अच्छा, लैम्डा क्या बताया था मैंने, तो लैम्डा बताया था डिस्टेंस कवर्ड इन वन साइकिल इज कॉल्ड वेवलेंथ। डिस्टेंस कवर्ड इन वन साइकिल इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये सब बातें यहां पर यूज होने वाली है। हाँ, वेव स्पीड भी लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, यहां से यहां गया वन साइकिल कंप्लीट, यहां से यहां गया वन साइकिल कंप्लीट, यहां से यहां गया वन साइकिल कंप्लीट। टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक साइकिल में कितना डिस्टेंस हुआ, लैम्डा, टाइम कितना हुआ, टी। तो लैम्डा इंटू एफ इसे कहा जा सकता है। तो स्पीड कैन बी रिटन लैम्डा इंटू एफ। एफ कहते हैं फ्रीक्वेंसी, एफ कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये टर्म आपको पता होना चाहिए। भले ही आप और हम रे ऑप्टिक्स डील करेंगे, रे मानेंगे, लेकिन कई बार वेवलेंथ वर्ड यूज करेंगे, कई बार फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ। आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड कहलाती है। लाइट के लिए इतनी प्रॉपर्टीज फिलहाल सफिशिएंट है रे ऑप्टिक्स के नजरिए से। आगे जैसे भी और एक्सटेंशन, आगे और जब आप डीप में पढ़ेंगे तो आगे हम और डिस्कस करते जाएंगे। देखिए, लाइट कौन कौन से फिनोमेना शो करता है, तो लाइट शो करता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। तो इस टॉपिक में आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो शुरुआत कर रहे हैं रिफ्लेक्शन फिनोमेना। यहां पर हम बात कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स। मेनली हम जो फॉर्मेशन की बात यहां पर करने वाले हैं, है ना, लेंसेज, प्रिज्म और मिरर के साथ में करने वाले हैं। हम फंडामेंटल लॉ के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि लाइट जो ट्रेवल करता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और होमोजेनियस मीडियम में ट्रेवल कर रहा होता है, मतलब एक तरह का मीडियम होता है, एक जैसा मीडियम हो रहा होता है। और आइसोट्रोपिक मीडियम का मीनिंग होता है, आइसोट्रोपिक का मतलब जिसकी प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में सेम हो, फॉर ऑल डायरेक्शन इट इज सेम। जब दो लॉज ऑफ, ये देखिए 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था और अभी भी आप पढ़ने वाले कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो पहले रिफ्लेक्शन फिनोमेना को समझते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट का आना, सरफेस से टकराना और वापस लौट के चले जाना सेम मीडियम में। लाइट का आना, टकराना और सेम मीडियम में रिटर्न हो जाना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। और रिफ्लेक्शन के लॉ आप और हम चल के बोर्ड पे सीखने वाले हैं बच्चों, ये भी डिस्कस करेंगे हम। साथ साथ आप और हम सीखने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन क्या टर्म होता है और रिफ्रैक्शन का स्नेल्स लॉ हम बोर्ड पर भी चर्चा करेंगे। उससे रिलेटेड हम स्नेल्स लॉ समझने के बाद ये क्वेश्चन एग्जांपल 9.1 जो है इसके बारे में भी आप और हम चर्चा करेंगे। यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि छोटा सा ही पार्ट डिस्कस करना है, इसलिए हम स्मॉल में समराइज करके आगे निकल जाएंगे। हाँ, और डीप की जब बात करें तो आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर जब जेईई मेंस और नेट के लेक्चर्स देखते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में बहुत सारे डिटेल में और बातें मिलने वाली है जिसको हम आगे बढ़ने। देखिए, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन का मतलब जब लाइट रे किसी सरफेस पर आती है, टकराती है और वापस लौट के चली जाती है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। जैसे प्लास्टिक की एक बॉल ले लीजिए, प्लास्टिक की बॉल को उठा के आप सरफेस पे थ्रो कीजिए, सरफेस पे आएगी, टकराएगी, टकराकर वापस रिटर्न हो जाएगी। तो वैसे ही रिफ्लेक्शन फिनोमेना समझने के लिए आपको कुछ टर्म समझने की जरूरत है लाइट के लिए, वो है रे टर्म समझने की जरूरत है, लाइन की समझने की जरूरत है। अगर आप दोनों तरफ
मान लीजिए इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करते हैं तो इसे लाइन कहा जाता है। रे क्या कहा जाता है? जो किसी एक पॉइंट से शुरू होती है और एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी होती है, उसे क्या कहा जाता है? रे कहा जाता है। जो किसी पॉइंट से शुरू होती है और एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी होती है, इसे रे कहा जाता है। और कलेक्शन ऑफ रे क्या कहा जाता है? तो कलेक्शन ऑफ रे, डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ रे जब कर दिया जाए तो इसे बीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? बीम। वापस सुनना, दोनों तरफ एक्सटेंड होगी रे या लाइन, लाइन एक पॉइंट से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाएगी, क्या कहलाएगी? रे। और कलेक्शन ऑफ रे क्या कहलाएगा? बीम। तो अब रे का मीनिंग समझ चुके हैं, तो चलिए रिफ्लेक्शन भी समझ लेते हैं। अब रिफ्लेक्शन जिससे होता है वो दो टाइप की सरफेस होती है। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। आप अपना चेहरा देखते हैं मिरर के अंदर, बराबर है, तो आपको अपना चेहरा दिखता है। पर आप अखबार उठा के पढ़ते हैं, किताब उठा के पढ़ते हैं, कॉपी उठा के पढ़ते हैं, तो आपको अपना चेहरा दिखता है क्या? क्या आप अपना चेहरा देख पाते हैं कॉपी के अंदर, पेजेस के अंदर? तो डेफिनेटली आपका जवाब है नहीं सर, हम उसके अंदर चेहरा नहीं देख पाते हैं, पर हम मिरर में देख पाते हैं। तो दो टाइप का रिफ्लेक्शन जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यहां पर हम बात कर रहे हैं मिरर्स के बारे में। और अभी जो मैं चर्चा करूंगा वो मैं एक ग्लास को लिया जाए, ग्लास को नीचे से पेंट किया जाए सिल्वर कलर और उसके ऊपर ऑरेंज कोटिंग की जाए, तो इस तरह जो प्लेन स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है उसे प्लेन मिरर कहा जाता है। तो ये मान लीजिए मैंने प्लेन मिरर लिया, प्लेन मिरर पर लाइट रे कुछ इस तरह से आई। आने वाली लाइट रे को मैंने कहा इंसिडेंट रे, आई ओ, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लाइट आई इस तरफ। अच्छा, मिरर नहीं होता तो लाइट इस तरफ जाती थी भाई, मिरर नहीं होता था तो लाइट इस तरफ जाती थी, लेकिन आई, टकराई और टकरा कर लौट गई। तो भाई ऐसा देखा गया, जाने वाली रे, आने वाली रे को आप क्या कहते हैं? आने वाली रे को आप कहते हैं इंसिडेंट रे। जाने वाली रे को आप क्या कहते हैं? तो जाने वाली रे को आप कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और परपेंडिकुलर जो आपको दिख रहा है इसे क्या कहते हैं आप? नॉर्मल कहते हैं। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, और इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये जो एंगल सरफेस के साथ होता है इसे ग्लैंसिंग एंगल कहा जाता है, ग्लैंसिंग एंगल। और अब समझना बच्चों, एंगल ऑफ डिविएशन भी कई बार बोला जाता है कि एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है बताइएगा। देखो आना था इस तरफ, कोई मीडियम नहीं होता तो इस तरफ जाती, लेकिन टकरा के इधर चली गई, ये आई, ये आर, तो आने वाली रे का पाथ, वापस सुनना, इंसिडेंट रे, और ये कौन सा रे है? रिफ्लेक्टेड रे। वापस सुनिएगा बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, एक है इंसिडेंट रे और दूसरा कौन सा रे है? रिफ्लेक्टेड रे। तो आने वाली रे का पाथ और जाने वाली रे का पाथ, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ लेते हैं जो 10th क्लास में सीखा था। पहला लॉ था एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, या ऐसा कह सकते हो आई ओ एन, एंगल आई ओ एन दैट इज इक्वल टू व्हाट? एन ओ आर, एंगल एन ओ आर, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। तो देखो तीनों के तीनों बोर्ड के प्लेन में दिख रहे हैं आपको। चलो अब समझते हैं। मान लो आपसे कहा गया, एग्जांपल समझना, कि भाई 60 डिग्री पर लाइट आई तो बताओ कितने पे जाएगी? तो आप कहेंगे जितने पे आई उतने पे जाएगी। आपसे कह दिया किसी ने कि लाइट भाई नॉर्मली आई, नॉर्मली मतलब इस तरफ आई, ऐसा ऐसा ना आते हुए इसको आपने ऐसा कर दिया, तो सर बोले जब ऐसा किया परपेंडिकुलर आएगी तो टकरा के परपेंडिकुलर जाएगी। अब देखिए एंगल ऑफ डिविएशन पूछा जाता है कि एंगल ऑफ डिविएशन कैसा होगा। तो देखो आने वाली रे इस तरफ गई, जाने वाली रे इस तरफ गई, भाई आने वाली रे इस तरफ गई, जाने वाली रे इस तरफ गई, आने वाली रे, इनके पाथ में देखो टोटल क्या बोलेंगे हम? आई प्लस आर प्लस डेल आपको कितना दिख रहा है? 180 दिख रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की मदद से आप क्या लिख पाएंगे? सर बोले हम लिख पाएंगे 180 माइनस 2i। तो समझो ध्यान से, आपसे पूछा जाता है इस क्वेश्चन में कि भाई आने वाली रे का नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल 60 डिग्री है, आने वाली रे का नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल 60 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 डिग्री हो तो डेविएशन कितना होगा? तो देखो डेल कैसे निकालते थे, 180 माइनस 2 इंटू 60, तो आप लिख सकते थे 180 माइनस 120, और 180 माइनस 120 कितना आता है आपके पास में? डेविएशन 60 डिग्री डेविएशन कुछ निकल कर आता है। इस तरह से आप और हम डेविएशन निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर आपसे कह दिया जाता कि आने वाली रे 30 डिग्री एंगल पर आ रही है तो बताओ डेविएशन कितना होगा? तो आप क्या जवाब देते थे? आप कहते थे सर डेल इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू 30, डेल इक्वल टू 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 को आप सीधा लिख पाते थे 120 डिग्री, दिस विल बी द 120 डिग्री एंगल फॉर डेविएशन। देखिए स्टूडेंट, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझा, एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली।
अभी कई बार क्या होता है, जब आप आगे बढ़ेंगे चैप्टर्स में और 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होता है, तो आपको 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं समझने, और वो है ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ये 2 बातें समझना जरूरी है। ऑब्जेक्ट क्या, इसका ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है? कोई भी सोर्स जिससे लाइट रे आती है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। कोई भी सोर्स जिससे लाइट रे आती है हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इमेज क्या होता है? तो इमेज को डिफाइन ऐसे किया जाता है फिजिक्स में, इमेज का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन पॉइंट। वापस सुनना है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, वापस सुनिएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ व्हाट? रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे। मान लो हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे कुछ ऐसे जा रही है, ए और बी, ठीक है, और मान लीजिए एक मिरर है, उस पर लाइट रे ऐसी आ रही है। अच्छा, इन दोनों में क्या मतलब आपको देखने को मिल रहा है? तो ये इन दोनों में देखो एक बात देखने को मिल रही है कि ये लाइट रे दूर जाती हुई है। तो ये लाइट रे कौन सी लाइट रे है? डाइवर्जिंग लाइट रे है। डाइवर्जिंग लाइट रे में, ठीक है, जब भी डाइवर्जिंग लाइट रे होगी तो ऐसे ऑब्जेक्ट को आप कहेंगे रियल ऑब्जेक्ट। क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स? रियल ऑब्जेक्ट। और जब भी लाइट रे कॉन्वर्जिंग होगी, कौन सी लाइट रे? वापस चेक कर लीजिएगा, कॉन्वर्जिंग लाइट रे। तो जब भी लाइट रे कॉन्वर्जिंग लाइट होगी तो कॉन्वर्जिंग लाइट रे को क्या कहा जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट। चलिए अब समझिए इमेज। इमेज के बारे में मैं चर्चा कर रहा था आपसे। इमेज के बारे में मैंने क्या कहा? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे। मान लीजिए आपके पास में लाइट रे है, ये ऑब्जेक्ट आपने रखा, लाइट रे ऐसा गया, ठीक है, अब लाइट रे ऐसी आई, टकराकर ऐसी गई। अब जब टकराकर लाइट रे ऐसी गई, ठीक है, अब ये मुझे बताइए ए बी कौन सी रे है? सर ए बी आने वाली रे है। आने वाली रे मतलब इंसिडेंट रे। और सी डी कौन सी रे है? तो बोले सर सी डी जाने वाली रे है। जाने वाली रे को हम कौन सी रे कहते हैं? तो जाने वाली रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। अब समझिए, एक हो गया इंसिडेंट रे, दूसरा हो गया रिफ्लेक्टेड रे। क्या सीडी रे आपस में कभी अपने आप से मुलाकात कर रही है क्या? क्या ये सीओडी अपने आप से मिलेगी क्या? तो बोले सर सीओडी अपने आप से नहीं मिलेगी। अपने आप से नहीं मिलेगी मतलब हम क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे हम इसे? वर्चुअल इमेज। और देखो ऐसी इमेज को मैं बैक साइड एक्सटेंड करके मिला देता हूं। व्हेन आई एक्सटेंड दिस रेज, तो ऐसा लगेगा कि यहां से आते हुए नजर आ रही है। देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पे जो लाइट गई, ये लाइट रे जाने के बाद आपस में इंटरसेक्ट कर पा रही है क्या? ये लाइट रे देखो, लाइट रे जाने के बाद इंटरसेक्ट नहीं कर पा रही है, मतलब कौन सी इमेज बन गई? वर्चुअल इमेज। लेकिन अब यहां देखो, यहां आने वाली रे कौन सी थी? ए बी। चेक करो, ये आने वाली रे ऐसी, लेकिन टकराने के बाद जो ये जा रही है, तो देखो रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट कर रही है। जब रिफ्लेक्टेड रे अपने आप से मीट करे, जब रिफ्लेक्टेड रे अपने आप से मीट करे, तो जिस पॉइंट पे मीट करती है अगर वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, तो ये जो इमेज बनती है इसे कहते हैं रियल इमेज। अच्छा, रियल इमेज का एक और मीनिंग समझना, कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। जब किसी भी रियल इमेज के बारे में एक बात होती है, कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। एक और हिंट दे देता हूं मैं आपको, एक और बात समझने के लिए दे देता हूं। जब आपको पहचानना हो कि ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू की वैल्यू जब भी लोगे नेगेटिव होगी, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू की वैल्यू जब भी लोगे आप पॉजिटिव होगी। यू की वैल्यू, अब ये यू क्या होता है? तो यू मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे निकाला जाता है तो समझना ध्यान से। पहले ये चेक करो, ऑब्जेक्ट से लाइट रे कहां जा रही है? तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे सर बोले राइट जा रही है, राइट जा रही है। सारी के सारे डिस्टेंस आप मिरर से लोगे, मिरर से लोगे, मिरर के पोल से लोगे, या लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लोगे। मैं भी फिलहाल बात कर रहा हूं प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर समझो भाई, ये मिरर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस मेजर करना है, मिरर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस मेजर करना है। तो मिरर से ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए आपको कहां जाना पड़ रहा है? देखो अपोजिट टू लाइट जाना पड़ रहा है भाई। मिरर से ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए आपको अपोजिट टू लाइट जाना पड़ रहा है, और अपोजिट टू लाइट मतलब साइन हमेशा नेगेटिव। साइन कन्वेंशन याद रखना, all distance measured in the direction of light is taken positive. Repeating once again, all distance measured in the direction of light, in the direction of light is taken positive, is taken positive. और एक और पॉइंट याद रखना, all distance
measured, all distance measured in the direction of opposite light, in the opposite direction of light, opposite direction of light is taken negative. ठीक है, अब इस हिसाब से देखिए ध्यान से, ये रहा आपके पास में ऑब्जेक्ट। अब देखो यहां पर अगर आप पीछे घूमने गए, लाइट यहां पर आ रही है, तो क्या आपको कहीं से कहीं तक ऑब्जेक्ट मिल पाएगा पीछे जाने पर? ये देखो पीछे जाने पर ऑब्जेक्ट मिल पाएगा क्या? क्या इंटरसेक्शन होगा क्या? बोले नहीं होगा सर। तो देखो आपको यहां पे लाइट मीट करते हुए मिल रही है, तो मान लो ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो यहां पर आपको इस मिरर से ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में या इसकी डायरेक्शन में, इंटरसेक्शन पॉइंट की डायरेक्शन में जाना है, तो इन द सेम डायरेक्शन हो गया है ना, क्योंकि लाइट रे भी इधर जा रही है और आप भी इधर ही जा रहे हैं, तो क्या हो गया? यू कैसा आ गया सर? यू पॉजिटिव आ गया। ठीक है ना स्टूडेंट, तो साइन कन्वेंशन सीख लिया। अब हम मिरर के बारे में डिफरेंट केसेस देखेंगे कि मिरर पे क्वेश्चन जो महाराष्ट्र सीटी में फ्रेम हुए क्वेश्चन हैं, जेडब्ल्यू मेंस में फ्रेम हुए क्वेश्चन है, नेट में क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, उनके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और आगे हम और स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या सीखेंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो क्वेश्चन आता है कि मिरर के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, तो उसको देखने के लिए, अपना कंप्लीट बॉडी को देखने के लिए कितने मिरर की रिक्वायरमेंट होगी। भाई कोई ऑब्जेक्ट मिरर से किसी डिस्टेंस पर है, तो बताओ इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगी, ये क्वेश्चन आएगा एक। फिर क्वेश्चन आएगा मिरर के लिए कि जब दो मिरर आपस में इंक्लाइन हो तो एंगल ऑफ डिविएशन की वैल्यू निकाल के बताओ कि एंगल ऑफ डिविएशन की वैल्यू कितनी निकल कर आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद में। फिर एक क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता है कि दो मिरर आपके पास में इंक्लाइन है, उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रख दो, तो इमेज काउंटिंग का कंसेप्ट बताइए कि इमेज कैसे निकाली जाएगी, हाउ टू फाइंड द इमेज इन दिस केस। तो ये सारे कंसेप्ट हम आगे अभी चल के सीखने वाले हैं। ठीक है, और रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर कंप्लीट होने के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज, इसके बारे में भी आप और हम चर्चा करने वाले हैं। मतलब क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि मिरर है, आप भाग के गए मिरर के सामने, ठीक है, तो आपके भागने पर आपकी जो स्पीड है उसकी मदद से बताइए इमेज की स्पीड कितनी होगी। भाई आप जा रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ इमेज कितने मीटर पर सेकंड से जाएगी। ये बोल के भी क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। फिर कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि भाई आप अगर मिरर की तरफ जा रहे हो और मिरर आपकी तरफ आ रहा है, तो बताओ इमेज किस डायरेक्शन में जाएगी, कैसे जाएगी, इस बारे में क्वेश्चन आएगा बेटा। ठीक है ना, तो हम ये डिस्कस करने वाले। देखिए स्टूडेंट, यहां पर बात कैसी है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई मान लीजिए आपके पास एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लीजिए प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट अगर किसी डिस्टेंस पर है एक्सो पर, तो इमेज कहां पर बनेगी आपको बताना है। तो प्लेन मिरर के बारे में आप और हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्लेन मिरर से नॉर्मल इंसिडेंस पे अगर कोई लाइट गई तो सेम उसी पाथ पर होकर निकल जाती है। और दूसरा हम जानते हैं, मान लो प्लेन मिरर से किसी एंगल पे हमने लाइट ली, तो नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, नॉर्मल के साथ आने वाली रेखा बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये लाइट आएगी, टकराएगी और इस तरफ निकल जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गए इंसिडेंट रे, और ये कौन सी रे हो गई, तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, जाने वाली। अच्छा देखिए, ये लाइट रे ऐसी आई है ना, लाइट ऐसी आई, टकरा के ऐसे चली गई, तो ये जाने वाली रे ये हो गई। लाइट रे ऐसी आई, टकरा के ऐसे चली गई। अच्छा एक बात पूछता हूं, ये दोनों जो जाने वाली रे है, ये वाली रे है और ये वाली रे है, आपस में मिलेगी क्या? वापस सोचना, लाइट आई, टकराई, ऐसे निकल गई, यहां पे लाइट आई, टकराई, ऐसे निकल गई। अब टकराने के बाद जब ये लाइट इधर गई, टकराने के बाद जब ये लाइट इधर गई, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है पता है आपको? क्या ये दोनों लाइट अपने आप से मुलाकात करेगी? तो देख के आप बता सकते हैं कि दोनों लाइट अपने आप से मुलाकात नहीं करेगी। जब नहीं करेगी तो नेचर बताओ मुझे, ऑब्जेक्ट कैसा बन रहा है या इमेज कैसी बनेगी, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में स्टडी करना है कि ऑब्जेक्ट कैसा है। देखो ऑब्जेक्ट से लाइट रे कैसी है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे दूर जाती हुई है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे दूर जाती हुई है। जब भी ऑब्जेक्ट से लाइट रे दूर जाती हुई होगी तो कौन सा ऑब्जेक्ट कहते हैं? तो हम इसे रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। हम इसे कौन सा ऑब्जेक्ट कहते हैं? रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। और हम कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, इसे इमेज कहा जाता है। ये रही जाने वाली रे, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट इमेज कहलाएगा। लेकिन ये तो खुद अपने आप से तो मिल नहीं रही, नहीं मिल रही है तो बैक साइड मिलवाएंगे हम। बैक साइड एक्सटेंड किया तो आप देख सकते हैं आपको आई मिलेगा। आई मतलब दिस इज इमेज, दिस इज नथिंग बट इमेज आई। तो हमने मिलाया, बिहाइंड द मिरर मिलाया, अपने आप से नहीं मिला तो कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। अब हमें यही बताना है कि ये इमेज डिस्टेंस कितनी है या इनमें रिलेशन कैसा है। एक्स आई विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट
किसके रिस्पेक्ट में? मिरर के रिस्पेक्ट में। पोजीशन ऑफ इमेज किसके रिस्पेक्ट में? मिरर के रिस्पेक्ट में। अब देखो बच्चों, इसको एक्सटेंड किया, ये आपके पास आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा, ये 90 डिग्री है, तो यहां से आप ज्वाइन कर दो तो ये एंगल भी आपको 90 डिग्री दिख रहा है। अच्छा ये आर है तो देखो ये एंगल भी आपको आर मिलेगा। सर ऐसा क्यों? ये देख सकते हो, सपोज दिस इज आर एंगल देन दिस इज ऑल्सो आर एंगल। अच्छा यहां पर जानते हैं आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की मदद से? क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। तो ये दो ट्राइंगल ले लीजिए, मान लीजिए मैं ये दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, एक इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, एक इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल ऑफ इंसिडेंस। भाई अगर ये आई है, ये आर है, ये आई है, ये आर है, तो मैं इसे आई भी लिख सकता हूं। ये 90 है, 90 है, तो दो एंगल सेम हो गए, 90 डिग्री सेम हो गया तो थर्ड एंगल भी सेम हो गया। एक साइड कॉमन हो गई, एक साइड क्या हो गई बच्चों? कॉमन हो गई, ये साइड कॉमन हो गई। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल के बारे में बात वैलिड होगी कि जब तीनों एंगल सेम हो और एक साइड कॉमन हो तो कॉन्ग्रुएंसी लगाया जा सकता है। मतलब जितना पोजीशन ये डिस्टेंस का होगा उतना ही ये होगा, मतलब जितनी ये डिस्टेंस साइड होगी उतना ही ये साइड होगी। मतलब क्या होगा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन मिरर जितनी होगी, पोजीशन ऑफ इमेज भी इन मिरर भी इतनी होगी। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हम ऐसा कह सकते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी के हिसाब से आप देखो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और बताना चाहूंगा, हमने अभी मिरर के बारे में देखा, ये मिरर था, लाइट रे ऐसे गई, ऑब्जेक्ट ये है, मुझे मिरर से ऑब्जेक्ट पर जाना है, मिरर से ऑब्जेक्ट पर, ये रहा मिरर, इससे मैं गया ऑब्जेक्ट पर, तो मिरर से ऑब्जेक्ट पे जाते समय क्या हो रहा है? मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं या सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं? सो आई एम मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव साइन, तो मैं यहां पे नेगेटिव साइन ले लेता हूं। और जब इमेज की बात की थी हम लोगों ने, तो हम मिरर से इमेज पे जा रहे थे, तो देखो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट जा रहे थे। लाइट रे की डायरेक्शन क्या है? तो लाइट रे आपके पास में इस तरफ जा रही है, तो हम कहां जा रहे हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट जा रहे हैं। और इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट गए, इसका मतलब क्या हुआ बताओ मुझे? इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट मतलब पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव लिया, ये नेगेटिव, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अब देखो क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन बड़ा आसान है। किसी ने कहा है, क्वेश्चन ऐसा कहा है कि अब ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो आपको बताना है इमेज की डिस्टेंस कितने पर होगी। तो देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर विथ नेगेटिव साइन। इमेज की पोजीशन मिरर में निकालनी है तो -20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की पोजीशन मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उतनी डिस्टेंस पे इमेज की पोजीशन भी होने वाली है। पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर विल बी 20 सेंटीमीटर ओनली, 20 सेंटीमीटर ओनली। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है भाई आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भागना शुरू करता है 20 मीटर पर सेकंड से, मिरर शुरुआत में रेस्ट पर है, मिरर शुरुआत में रेस्ट पर है, तो आपसे पूछा गया बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आएगा। सो वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 है, तो हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है, क्या होता है? माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट में हम सीख चुके थे, पढ़ चुके थे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम कह सकते हैं velocity of A with respect to ground minus velocity of B with respect to ground, velocity of object with respect to ground minus velocity of mirror with respect to ground, velocity of image with respect to ground minus velocity of mirror with respect to ground, इसे ऐसा कहा जा सकता है। अब देखो मिरर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 है, ये भी 0 है, तो सीधा क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऑब्जेक्ट कहां पे जा रहा है? राइट साइड जा रहा है। ऑब्जेक्ट कहां पे जा रहा है? राइट साइड जा रहा है, चेक कर लो, राइट साइड है मतलब क्या है? प्लस है, तो प्लस 20 मीटर पर सेकंड। इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इमेज -20 मीटर पर सेकंड, मतलब क्या हुआ सर? भाई ऑब्जेक्ट आपको ऐसा आता हुआ नजर आ रहा था ना, ऐसा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर
ठीक है, तो इमेज आपको ऐसी आती हुई नजर आएगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, जबकि मिरर रेस्ट पर हो। मतलब कोई अगर राइट साइड भागता हुआ नजर आएगा, तो ये देखो नेगेटिव साइन के बता रहा है लेफ्ट साइड, तो इमेज उसको अपनी तरफ भागते हुए नजर आएगी। ये यहां का सीन होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि भाई इस बार मिरर में भी चेंजेस लाए गए, मिरर रेस्ट पर नहीं है, मिरर मोशन कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ मिरर 12 मीटर पर सेकंड दे रखा है, ये 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है। सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, with respect to mirror, object with respect to ground, velocity of mirror with respect to ground, minus velocity of image with respect to ground, minus velocity of mirror with respect to ground. अच्छा ध्यान से सुनना बच्चों, साइन कन्वेंशन लेना, राइट जाएगा पॉजिटिव ले लेना, लेफ्ट आएगा नेगेटिव ले लेना। यहां जा रहा है 20 मीटर राइट साइड, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में +20, मिरर की वेलोसिटी ऑपोजिट साइड -12, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मिरर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करें -12, तो देखो क्या हुआ 20 + 12 VIG +12 आपके पास आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, 32 इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -12, तो आ जाएगा 32 + 2 34, 34 + 10 44 मीटर पर सेकंड ऐसे लिखा जा सकता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 44 मीटर पर सेकंड, एंड वो भी आएगी नेगेटिव साइन के साथ में। देख सकते हैं आप कौन से साइन के साथ में आएगी, नेगेटिव साइन के साथ में आएगी। ये इस तरह से निकाला जा सकता है। देखिए स्टूडेंट, मिरर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, प्लेन मिरर है ना। प्लेन मिरर के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे। अब ये प्लेन मिरर आपके सामने, मान लीजिए इस प्लेन मिरर की वेलोसिटी दे रखी है आपको 60 डिग्री एंगल पे 40 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कोई ऑब्जेक्ट है 30 डिग्री एंगल पे 100 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो दे रखा है और वेलोसिटी ऑफ मिरर जो दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहां पर बताना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा ये आपको बताना है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज। या मैं सिर्फ तब बोलता हूं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बोला जाए, वेलोसिटी ऑफ मिरर बोला जाए, है ना, तो किसके रिस्पेक्ट में, तो डेफिनेटली ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं। इन दोनों के बारे में हमें बात करनी है, वी हैव टू आंसर अबाउट दैट। चलिए पहले क्या सीखा था हम लोगों ने, हमने सीखा था पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर -xim, पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यहां पर हम सीख चुके थे। उसके बाद आपने और हमने सीखा था डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो माइनस डिफरेंशिएशन xim, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ऐसा हम देख चुके हैं। सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहां पर हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, velocity of image with respect to ground plus velocity of mirror with respect to ground, velocity of image with respect to ground twice of velocity of mirror with respect to ground minus velocity of object with respect to ground, ऐसा हम कह सकते हैं। अब देखो इसमें क्या फर्क पड़ा, मिरर की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाला जाए तो कैसे निकाला जाएगा भाई, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मिरर की वेलोसिटी, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मिरर का x कंपोनेंट और ये हो गया आपके पास वेलोसिटी ऑफ मिरर का y कंपोनेंट। ये वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, x कंपोनेंट मतलब -i, y कंपोनेंट मतलब j। सो वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू x -i, वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू y +j, इसे ऐसा कहा जा सकता है। देखिए ये हुआ 40, ये हुआ 60। अब हम क्या कहते हैं, cos 60 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो VMX अपॉन 40, तो VMX कितना आ चुका है 40 cos 60, cos 60 1/2 मतलब 20, सो 20 -i वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैं ऐसा कह सकता हूं। अब इसको आगे क्या लिखा जा सकता है, my मतलब sin थीटा, sin 60 डिग्री के बारे में बात करेंगे हम, तो sin 60 कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है VMy, हाइपोटेनियस कितना है 40, तो 40 sin 60, 40 sin 60 मतलब कितना आया 40 √3/2, तो 20 √3, ये आ गया आपके पास में +j, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 20 - j एंड 20 √3 + j कैप, यहां पर ऐसा कहा जा सकता है।
अब ये निकालने के बाद वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की हम बात कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये रहा आपके पास में 10 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड। ये रहा आपके पास 30 डिग्री एंगल। सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का वाई कंपोनेंट, है ना, ये वाई कंपोनेंट। एक्स मतलब प्लस आई और वाई मतलब प्लस जे कहा जा सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट आई कैप, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का वाई कंपोनेंट, और ये प्लस जे कैप है। ये कौन सा जे कैप है स्टूडेंट्स, प्लस जे कैप है। वापस आपके सामने क्या है भाई, थीटा के सामने परपेंडिकुलर सबसे लार्जेस्ट हाइपोटेन्यूज, बचा हुआ बेस, तो cos 60 डिग्री निकाल लो। बोलो cos 60 कितना होगा, सर बोले बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस होगा हाइपोटेन्यूज कितना आपके पास में, तो 100 है। 100 cos 60 मतलब 100/2, 100/2 मतलब 50, तो 50 प्लस आई ऐसा निकाला जा सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी sin 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर y कंपोनेंट हाइपोटेन्यूज कितना है 100, तो 100 sin 60 मतलब 100√3/2, 50√3 आ गया आपके पास में, 50√3 आपके पास में प्लस जे कैप निकल कर आता है। ठीक है, तो ये आया। अब इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो आंसर आने वाला है। तो चलिए देखिए इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, आंसर आएगा। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 20 माइनस आई प्लस 20√3 प्लस जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 50i प्लस 50√3 जे कैप, ऐसा कह सकते हैं। 40 माइनस आई 40√3 प्लस जे कैप माइनस 50i माइनस 50√3 जे कैप, तो ये आ जाता है -40 माइनस 50 माइनस 90 प्लस आई माइनस 10√3 प्लस जे कैप। अच्छा मॉड निकालने जाओगे तो क्या आएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, -90 का स्क्वायर 10√3 का होल स्क्वायर, ऐसा निकाला जा सकता है। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। यहां पर एक क्वेश्चन और है, ये एक मिरर है, प्लेन मिरर, दूसरा एक प्लेन मिरर है, इनके बीच का एंगल थीटा है, 60 डिग्री दे रखा है, कुछ भी हो सकता है। एक लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट हुई है, आपको बताना है कि जब रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जाएगी तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना फॉर्म होगा। भाई देखो लाइट आई, प्लेन मिरर से टकराई, यहां से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, वी हैव ड्रॉन नॉर्मल। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद की कंडीशन, ये 60 डिग्री है तो ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। अच्छा ये 30 डिग्री हुआ तो मैं आपको डिविएशन कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं। डिविएशन कंसेप्ट में मैंने आपसे कहा था डिविएशन होता है 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i, तो आई कितना 30 डिग्री। तो जाना था इस रास्ते पे, जाना था इस रास्ते पे, लेकिन डेल 180 माइनस 2 इंटू 30 60 मतलब 120 डिग्री, 120 से डिविएट होगा लाइट, तो आने वाली लाइट का एंगल 30 डिग्री और जाने का भी 30 डिग्री। तो मान लीजिए नॉर्मल के साथ 30 डिग्री एंगल पे गई, ये 30 डिग्री एंगल बना, फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे आप। मान लीजिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने नॉर्मल, ठीक है, तो नॉर्मल, अब नॉर्मल जाना था इस तरफ, टकरा के किसी एंगल पे लाइट जाएगी इस तरफ, तो आया किस रास्ते से, इस रास्ते से, गया किस रास्ते पे, इस रास्ते पे। तो डिविएशन का मतलब क्या, आने वाली रे का पाथ और जाने वाली रे के पाथ का बीच का जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ डिविएशन कहा जाता है। ठीक है ना। तो भाई हमें यह समझना है कि हम कैसे इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो थोड़ा ध्यान सुनिएगा। ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो डेफिनेटली ये भी 60 डिग्री आपके पास होगा, क्योंकि 60 60 60 180। मान लेता हूं ये x है और ये मान लेता हूं y है, तो देखो 60 प्लस x 180 डिग्री आपके पास है। तो x इक्वल टू आ गया 180 माइनस 120 मतलब 60 डिग्री, x प्लस वाई आपके पास में 90 डिग्री है, तो x 60 डिग्री, y कितना हो गया 90, तो y आपके पास कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। सो बेसिकली y इज व्हाट, सेकंड सरफेस के लिए आने वाली रे का बनने वाला एंगल। देखो यहां से जाने वाली रे, यहां से क्या है आने वाली रे है, सो सेकंड सरफेस के लिए जाने वाली रे का बनने वाला एंगल, ये आ गया y। तो मैं कह सकता हूं पहला डिविएशन डेल 1 कितना आ गया, तो पहला डिविएशन आ गया 180 माइनस 2i,
दूसरा डेविएशन कितना आ जाएगा डेल टू, तो 180 माइनस 2y, 180 माइनस 2y। अब समझने पे ध्यान देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर हम लोगों ने देखा आने वाली रेखा ये 60 डिग्री एंगल, तो ये 60 डिग्री एंगल। अच्छा नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। परपेंडिकुलर टू सरफेस मतलब ये 60 तो ये 30, 60 प्लस 30 90 होगा, ये 30 तो ये भी 30 होगा। अच्छा ये 30 ये भी नॉर्मल है ना, नॉर्मल है, तो नॉर्मल मतलब टोटल 90 है। अगर टोटल 90 है ये 30 है तो ये भी 60 होगा, ये 60 प्लस एक्स, तो 60 प्लस एक्स इक्वल टू 180, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। लाइट इधर से आई टकराकर इधर लौटी परपेंडिकुलर टू सरफेस एक्स और वाई, तो एक्स प्लस वाई 90 डिग्री आता है, तो एक्स कितना है आपके पास में 60 डिग्री प्लस वाई 90 डिग्री, तो वाई 30 डिग्री आपके पास आता है। तो भाई पहली बार एंगल ऑफ डिविएशन जो होगा 180 माइनस 2y, तो शुरुआत में आने वाली रेखा बनने वाला एंगल 30 डिग्री है, चेक करो ये रहा नॉर्मल के साथ आने वाली रेखा बनने वाला एंगल। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री आता है। अब दूसरी बार जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो मिरर के साथ में बनने वाली रेखा एंगल y है। सो 180 माइनस 2y, तो 2 इंटू वाई, वाई कितना है, तो y आपके पास में 30 डिग्री है, तो वापस देखो 120, तो 120 प्लस 120 कितना आता है 240 डिग्री आता है। अब इसको ऐसा समझो 60 को थीटा ही लेते हैं आप, ये थीटा लिया, ये लाइट रेखा बनने वाला एंगल थीटा, ये थीटा नॉर्मल, ये नॉर्मल तो है 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये आ गया थीटा। अच्छा ये थीटा थीटा तो प्लस एक्स, थीटा थीटा प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस 2 थीटा। अच्छा ये रहा जाने वाली रे जब टकराएगी, टकराकर परपेंडिकुलर नॉर्मल, नॉर्मल के साथ बनने वाला टोटल एंगल एक्स प्लस वाई कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। नाउ एक्स प्लस वाई जब 90 डिग्री आपके पास में, तो एक्स की वैल्यू 180 माइनस 2 थीटा है, प्लस वाई 90 है, तो वाई कितना आ गया, तो वाई आ गया 2 थीटा माइनस 90 डिग्री। अब वाई आया 2 थीटा माइनस 90 डिग्री, ऐसा लिखा जा सकता है, बराबर है। मतलब पहली सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आई जो है वो 90 माइनस थीटा है पहली सरफेस के लिए, और दूसरी सरफेस के लिए y 2 थीटा माइनस 90 है। तो देखो 180 माइनस 2y 90 माइनस थीटा, तो 180 माइनस 180 प्लस 2 थीटा आंसर आता है पहले वाले का। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, थीटा 60 रखो पहले वाले के लिए, थीटा 60 रखो, तो 2 इंटू 60 कितना हो गया, तो 2 इंटू 60 हो गया 120। अच्छा इसमें एक बात और सोच रहे हो क्या, एक बार और देख रहे हो क्या, यहां देख रहे हो आप कि थीटा पे डिपेंड है ना कि आई पे डिपेंड है, थीटा पे डिपेंड है ना कि आई पे डिपेंड है। जब लाइट पैरेलल होती है ना, जब लाइट पैरेलल पहले किसी मिरर के पैरेलल होती है तो वो थीटा पे डिपेंड होती है ना कि आई पे डिपेंड होती है। सेकंड देखो ध्यान से, सेकंड टाइम टकराया, नॉर्मल के साथ आने वाली रेखा बनने वाला एंगल y, 180 माइनस 2y, y मतलब 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, तो 2 थीटा माइनस 90 है, 2 थीटा माइनस 90, तो इसे सॉल्व करने पर 360 माइनस 4 थीटा आता है। अच्छा नेट डिविएशन निकाले, डेल 1 प्लस डेल 2, 2 थीटा प्लस 360 माइनस 4 थीटा, 360 माइनस 2 थीटा, 360 को क्या लिखते हैं 2 पाई माइनस 2 थीटा, 360 माइनस 2 इंटू थीटा, थीटा कितना है चेक करो, थीटा 60 डिग्री है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना आता है 120, 360 माइनस 120 आंसर कितना आया, 360 माइनस 120 आंसर कितना आया 240 डिग्री। तो इधर से भी जाइए या इधर से भी जाइए, दोनों तरफ आंसर सेम ही आ रहा है। यहां पर क्वेश्चन में अब जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इमेजेस बिटवीन टू मिरर की बात कर रहे हैं कि भाई दो मिरर आपके पास में M1 M2 थीटा एंगल पे इंक्लाइन हो, तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालनी है, कैलकुलेट करनी कितनी इमेजेस फॉर्म होगी। देखिए महाराष्ट्र सीटी तक तो ऐसे क्वेश्चन आज तक आए नहीं है, अभी तक पूछे नहीं गए, पूछे नहीं गए इसका मतलब पूछे नहीं जाएंगे ऐसा नहीं कह सकता, पूछे जाने की संभावना बन सकती है। जेडबल मेंस महाराष्ट्र नेट में भी एग्जाम में देखोगे तो नेट में भी क्वेश्चन आया नहीं है, जेडबल मेंस में आपको इसके क्वेश्चन मिले और एडवांस लेवल में आपको इसके क्वेश्चन मिलते आए हैं, वो भी बहुत ज्यादा नहीं मिले हैं, कुछ ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाए। मान लीजिए पहला एक क्वेश्चन है कि दो मिरर है M1 और M2, इसके बीच का एंगल थीटा 60 डिग्री है, तो कैलकुलेट करना है मिरर कितने इमेजेस बनेगी। देखो यहाँ पे दो मेथड है, एक फॉर्मूला मेथड है, एक काउंटिंग मेथड है। काउंटिंग मेथड ना तो मैं आपको महाराष्ट्र सीटी जेडबल मेंस और नेट लेवल पर डिस्कस करूंगा, हाँ हम जब जेडबल मेंस के कॉन्सेप्ट वीडियो पे बात कर रहे होंगे तब फिर भी मैं एक बात आपसे चर्चा करूंगा कि काउंटिंग मेथड कैसे काम कर रही होती है, पर यहां पर मैं सजेस्ट करूंगा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला मेथड अप्लाई करें और उससे आपका काम बन जाएगा। फॉर्मूला मेथड ये कहती है कि पहले जो भी आया एंगल है उसको आप डिवाइड कीजिए इससे, आपको मिलेगा कोई एक फैक्टर, 360 डिवाइड बाय 60 आंसर आता है +6। अच्छा +6 में मतलब ये इवन नंबर मिल रहा है ऑड नंबर मिल रहा है, थोड़ा चेक कर लीजिए इस बात को, तो ये इवन नंबर मिल रहा है।
अच्छा इवन अगर मिलता है ना, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए सीधा एक काम करना है, m-1 लिख देना है, 6-1 आंसर आपके पास में 5 आ जाएगा। इवन होगा डायरेक्ट लेस कर देना। मान लीजिए आपके पास में 120 डिग्री एंगल है, ये मिरर आपके पास में है, ये 120 डिग्री एंगल है, और ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है, मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, ये भी 120 डिग्री एंगल है, ऑब्जेक्ट मिड एंगल पे नहीं रखा हुआ है, कहीं और पे रखा हुआ है। चलो सबसे पहले स्टेप क्या, सर बोले सबसे पहले स्टेप तो ये होती है कि हम क्या करते हैं, हम थीटा निकालते हैं दोनों का, तो 120 है, थीटा 120 है। फिर सर हम m निकालते हैं, मतलब 360 डिवाइड बाय 120। जैसे 360 डिवाइड बाय 120 किया +3 आता है, m +3 आया, इसका मतलब सीधा कौन सा नंबर होता है, तो ये ऑड नंबर होता है। ये आपके पास में m आता है, तो 360 डिवाइड बाय 120 आप करेंगे तो वापस से आपके पास में +3 मिलता है, दैट इज ऑड नंबर होता है। लेकिन ये ऑड नंबर के एंगुलर बाइसेक्टर पर, एंगल बाइसेक्टर पर अगर होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस m-1 कीजिएगा। नंबर ऑफ इमेजेस जब आप m-1 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3-1 दैट इज इक्वल टू 2। लेकिन अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ना हो, ऑड पे ना हो, तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट क्या करेंगे, जितनी नंबर ऑफ m आएगी वही हमारा आंसर होगा, दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3 इमेजेस बनने वाली है, यहाँ पे 2 इमेजेस बनने वाली है। मतलब ऑड में 2 कंडीशन चेक करना है, ऑड में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है या नहीं लाई करता है, करता है तो 1 लेस करना है, नहीं करता है तो जो होगा वही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। जबकि इवन में क्या करना है, इवन में आपको 1 लेस करना है, यू हैव टू सब्सट्रैक्ट 1 वैल्यू। देखिए स्टूडेंट, अभी तक मैं यहाँ तक आपको चर्चा कर चुका हूँ कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बारे में। टेक्स्ट बुक पे एक छोटा सा लुक लेते हैं, साइन कन्वेंशन में ले चुका हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। इसमें ऐसा बताया गया कि भाई आप राइट जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, अपवर्ड रहेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव लेंगे, डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव लेंगे। ये सिस्टम बताया हुआ है। एक सिस्टम ये है कार्टेशियन सिस्टम, राइट जाओ पॉजिटिव लो, लेफ्ट जाओ नेगेटिव लो, ठीक है। दूसरा सिस्टम ऐसा है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं, ये वाला टॉपिक भी मैंने डिस्कस कर दिया, कार्टेशियन सिस्टम में साइन कन्वेंशन कैसे लिया जाता है, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूं कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल, या किसी मिरर से या लेंस से मेजर की जाएगी। इसको आप चाहें तो ऐसा थोड़ा देख भी लीजिए, देखिए कैसे। पहली बात तो मैं इसके ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करूंगा। पहले मुझे यह चेक करना चाहिए कि लाइट कैसे जा रही है। तो देखो यहां से लाइट ट्रेवल करते हुए इधर की तरफ जा रही है, यहां से लाइट ट्रेवल करते हुए इधर की तरफ जा रही है, यहां से लाइट ट्रेवल करते हुए इधर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब हमेशा हमें सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, हमें सारी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है। तो हमें ऑप्टिकल सेंटर से देखिए ऑपोजिट जाना पड़ रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो अपोजिट जाना पड़ रहा है मतलब नेगेटिव लिया जाएगा। अब यहां इसे इस वाले सिस्टम से जो टेक्स्ट बुक में बताया गया उससे देखेंगे आप, तो भाई जो ऑप्टिकल सेंटर है इसको आप क्या मान लीजिए, ओरिजिन मान लीजिए। ओरिजिन से लेफ्ट जा रहे हो नेगेटिव लगा लो, ओरिजिन से राइट जाओगे तो पॉजिटिव लगा लेना, ठीक है। अभी देखो यहां ध्यान से, मान लो मैंने इसको रेफरेंस माना, ये रेफरेंस माना, तो रेफरेंस से राइट जा रहे हो पॉजिटिव लगा लेना, रेफरेंस से राइट जा रहे हो पॉजिटिव लगा लेना। अब इसके सेंटर के लिए लेफ्ट जाओगे तो नेगेटिव लगा लेना, ये आंसर आ जाता है आपके पास में। अब रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस, ये टॉपिक मैंने शुरू किया आप लोगों के साथ में। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस में सबसे पहली बात तो मिरर की आती है कि जब दो मिरर आपस में थीटा एंगल पर इंक्लाइन हो, जिसके बारे में अभी मैंने आपसे चर्चा की, तो थीटा एंगल पर इंक्लाइन होने पर नंबर ऑफ इमेजेस जो होती है मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण वो स्टेबल से समझाई जा सकती है। मैं बता चुका हूं पहले आपको क्या करना चाहिए, एम कैलकुलेट करना चाहिए। एम आता है 360 डिवाइड बाय थीटा, और एम ये डिस्कशन हो चुका है बोर्ड पर, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। देखो 120 डिग्री एंगल था, थीटा एन की वैल्यू 3 आई थी, जिसे मैंने एम से बताया था। बाइसेक्टर पे होता था तो 1 लेस करना है, तो 3 - 2 1 आ जाएगा, 3 - 1 2 आ जाएगा। और बाइसेक्टर पे अगर ना हो तो 120 डिवाइड बाय 120 डिवाइड बाय ये कह लीजिए 360 डिवाइड बाय 120, तो 3 आ गया। और बाइसेक्टर पे अगर नहीं लाई करता है तो केवल जितने इमेजेस हैं उतने ही होंगे। अब देखो वहां से यहां पर देखो 110, तो 3.28 जब ऐसा फ्रैक्शन में आ जाए तो लेस देन 5 हो तो आप जो नंबर होगा वो ले लीजिएगा। मतलब क्या सर, देखो 3.28 है, 0.2 है मतलब 3 के क्लोजर है, तो 3 ले लीजिए, ये 4 आया, ये 4 आया, ठीक है। 90 के केस में इवन आएगा तो 1 लेस कर देना। 4.5 आया तो भी इससे 4 के क्लोजर ले लीजिएगा। 5 आया 72 डिग्री एंगल रखने पर, कैसे सर कैसे निकाला,
तो भाई देखो थीटा आपने 72 डिग्री लिया, तो 360 डिवाइड बाय 72 जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 मतलब ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब अगर एंगल बाइसेक्टर पे होगा तो 1 लेस करना है, और एंगल बाइसेक्टर पे नहीं होगा तो जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। 6 आया मान लो 3, जो मैंने अभी केस आपसे बोर्ड पे डिस्कस किया था, तो कहीं पे भी रखिए 1 लेस कर दीजिए। 7.2 आया, क्लोजर टू 7 है, क्लोजर टू 7 है, इसका मतलब 7 कर दीजिए। अच्छा 7.8 आता तो क्या करते, आप 8 के बारे में बात कर रहे होते थे, वहां पर 8 ले लीजिए होते। अब देखो क्या बोला गया, स्मॉल ऑब्जेक्ट इज केप्ट सिमेट्रिकली बिटवीन द टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट 30 डिग्री एंगल। This is angle is now gradually increased to 41 degree. The object being symmetrical all the times. Symmetrical मतलब it's bisector पे रखा हुआ है। Number of images visible during the process. देखो 360 को आप डिवाइड कर दो किससे, 38 से, तो आंसर आता 9.47। तो मैं कह चुका हूं क्लोजर टू आपके पास में 9 ही है, तो 9 ले लीजिए। अब ये कब तक वैलिड हो रहा है, तो 40 डिग्री एंगल तक वैलिड हो रहा है। लेकिन जैसे आप 40 डिग्री के बाद 41 डिग्री एंगल करते हो, 41 डिग्री, तो वहां पर 8.78 आता है, 8.78 मतलब बियॉन्ड 40 डिग्री, तो n की वैल्यू जो है आपके पास में डिक्रीज होती है, तो 8.72 आ रहा है, 78 आ रहा है आपके पास में, 8.78 आ रहा है, इसका मतलब 9 से लेस आ रहा है। अब देखो यहां पे क्लोजर टू 9 है, क्लोजर टू 9 है, लेकिन एक्चुअलिटी में इमेज प्रॉपर नहीं बनती है। तो ऐसे केसेस में याद रखना, जो भी फ्रैक्शनल पार्ट आएगा उसको इग्नोर ही कर देना, जो भी हमारा आंसर होगा वो यही डिजिट होगी। ये देखिए ध्यान से, यहां पर 7 है, पहला डिजिट ले लीजिए, 4 है, पहला डिजिट ले लीजिए, 3 है, पहला डिजिट ले लीजिए, यहां पे चेक कीजिएगा, यहां पे 8 है, अब 8 है, यहां पे 9 है। 9 है मतलब क्या है, 9 है इसका मतलब है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है और सिमेट्रिकल है, मतलब 1 लेस होगा, मतलब 8 आएगा। इवन है, 8 है, इवन है तो क्या है, 8 है। इवन में तो अगर इवन जब भी होता है, ठीक है ना, तो 8 इमेजेस जब होती है, इवन जब होगा, 8 नंबर जब होंगे, तो आप उसे 1 लेस करेंगे तो आंसर 7 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इमेज वेरिएशंस निकाले जा सकते हैं, यहां पर बताए जा सकते हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व मिरर के बारे में, एंड देन आफ्टर हम चर्चा करेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व मिरर होने के बाद, दैट विल बी द टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक महाराष्ट्र सीटी में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे पहले रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व मिरर, एंड रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व मिरर के बात करेंगे हम रिफ्रैक्शन के बारे में। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।